दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ रेडियो सुनने की तो बहुत सारे लोग इस गुमान में रहते हैं कि उनको बहुत कुछ आता है। मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते थे जो सोचते थे उनको बहुत कुछ आता है, अब उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों एनसीईआरटी पढ़ने जाएं, क्यों किसी की बात मानने जाएं। हर एक एक्सपीरियंस टीचर, एक्सपीरियंस जो भी गाइडेंस करता था, जो इंस्ट्रक्टर होता है, उसको बेवकूफ़ समझते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको आसपास नज़र आते हैं जो अपने एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले उनको न जाने क्या हो जाता है। उनको लगता है कि सब कुछ सर्वोच्च मैं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, बाकी कोई सही नहीं है। एक लाइन आपको बता दूँ, मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये वॉल्यूम आपके सामने है, मैं बायोलॉजी का रिवीजन करवा रहा हूँ और लगातार डेली का डेली एक नया वीडियो आपके इस चैनल पे आता है, A+ द्रोणा पे। फैबेसी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसमें ट्रीज़ भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं। फैबेसी फैमिली दालों की फैमिली है और इसके जो लीफ होते हैं वो अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, लीफ जो होते हैं वो अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं और जो इनका इन्फ्लोरेसेंस होता है वो रेसीमोज होता है। याद रखिएगा, आपको 3 फैमिली बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है, फैबेसी, सोलानेसी और लिलिएसी। इसमें से जो फैबेसी होती है वो रेसीमोज होती है, बाकी सोलानेसी, लिलिएसी सब साइमोज होते हैं। इस बात पे क्लियर रखिएगा। चाहे आप फैबेसी पढ़ो, सोलानेसी पढ़ो, लिलिएसी पढ़ो, ये सारे के सारे फैमिली में सारे के सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी बुक में सबसे पहले फैबेसी दिया हुआ है, फिर सोलानेसी दिया हुआ है, फिर लिलिएसी दिया हुआ है। अगर सीरीज देखें तो पहले फैबेसी दिया है, तो याद रखना ये मोनोकार्पिक होता है। क्या होता है? मोनोकार्पिलरी होता है। और जो सोलानेसी होता है वो बाईकार्पिलरी होता है और लास्ट में जो लिलिएसी दिया हुआ है वो ट्राईकार्पिलरी होता है। ठीक है, सोलानेसी की एक ख़ास बात होती है कि, है ना, कि इसमें मोस्टली जो सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं और लिलिएसी में मैक्सिमम जो सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन एकमात्र जो फैबेसी होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं उसमें मैक्सिमम। ठीक है, तो पल्सेस की फैमिली फैबेसी होती है, पोटैटो की फैमिली सोलानेसी होती है और लिली की फैमिली लिलिएसी होती है। अच्छा, लिलिएसी में एक पेरियंथ कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप जो है कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंस नहीं बता पाते हो, वो कंडीशन भी यहाँ पे पाई जाती है जिसको हम लोग टेपल कंडीशन कहते हैं। ठीक है, एलियम सेपा, प्याज, लहसुन, है ना, अनियन, गार्लिक, फिर एलोवेरा। अच्छा, एक मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल याद आ रहा है आपसे बात करते हुए, कॉलिचियम ऑटोनॉमले। ये एक प्लांट जो होता है उससे हम लोग एक एक्टिव केमिकल निकालते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कॉल्चिसिन, जो कि लिलिएसी फैमिली का मेंबर है, कॉल्चियम ऑटोनॉमले। उसको हम लोग एज ए माइटोटिक पॉइजन यूज़ करते हैं। ठीक है, और लिलिएसी में मैक्सिमम प्लांट जो होते हैं लिलिएसी के वो पेरिनियल हर्ब्स होते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो आपको पता है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, वाटर और मिनरल का, और जो फूड होता है, जो ग्लूकोज होता है, उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वो करता है फ्लोएम। ठीक है, जो टिश्यू होती है वो प्लांट में जो टिश्यू पाई जाती है उसका एक कहीं भी कोई भी टिश्यू का अगर सबसे पहले डिफिनीसन अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप याद रखना, ऑप्शन पे ध्यान लगाना कि टिश्यू का एक डिफिनीशन याद रखना। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। याद रखिएगा, टिश्यू एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसका ओरिजिन क्या होता है? कॉमन होता है, और वो मिलकर फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो भी कॉमन होते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे खास करके बात करूँगा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। अच्छा देखिए, 2 तरह के टिश्यू होते हैं। अगर देखा जाए तो 2 डिफरेंट पार्ट में आप टिश्यू को डिवाइड कर सकते हो। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। ये 2 तरह के टिश्यू होते हैं।
इसमें से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, वो एक्टिव सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है और ये स्पेशलाइज्ड रीजन में पाए जाते हैं, जैसे टिप ऑफ शूट, टिप ऑफ रूट, इस तरीके से पाए जाते हैं। और मेरिस्टेम जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अच्छा, लेटरल मेरिस्टेम को हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं, क्योंकि जो पहला वाला मेरिस्टेम बताया हूँ एपिकल मेरिस्टेम, वो प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है ना। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है ना, ये ग्रासेस में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, जो भी ग्रास का जो पार्ट रिमूव हो जाता है उसको रीजनरेट करने में हेल्प करता है। अब हर्बीवोर क्या करते हैं, हर्बीवोर उसको खाते हैं, प्लांट को, ग्रास को खाते हैं, तो जो पार्ट जो रिमूव हो जाता है उसको रीजनरेट का काम करता है कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये सब प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, चाहे एपिकल हो चाहे इंटरकैलरी हो, ये सब प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। और जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। तो इस बात को भी आप अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक है, मेटामार्फोसिस का जो प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी जो लार्वल स्टेज होती है वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब एक लाइन आपसे बोलता हूँ मैं, सुनिएगा। एक कोई भी फिजिको केमिकल अप्रोच अगर हम लोग लेते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने का, तो ये जिस ब्रांच के अंदर आता है उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। क्या कहते हैं, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है, गोल्गी बॉडी जो होती है उसकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्गी ने, और कैमिलो गोल्गी ने जो है इसको डिस्कवर करने के बाद पूरी तरीके से स्टेन किया और बताया कि ये नियर द न्यूक्लियस पाई जाती है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है गोल्गी बॉडी, और इसमें 2 सरफेस होते हैं। एक फेस इसका जो होता है वो होता है फॉर्मिंग फेस, और दूसरा फेस जो होता है वो होता है मैच्योरिंग फेस। दो तरह के फेस पाए जाते हैं इसमें। अच्छा, जो फॉर्मिंग फेस होता है उसको कॉन्वेक्स सिस फेस कहते हैं, और जो मैच्योर फेस होता है उसको कॉनकेव या ट्रांस फेस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर। अच्छा देखिए, गोल्गी बॉडी से ही, अब गोल्गी बॉडी कैसे बनी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और गोल्गी बॉडी आगे चल के बनाती क्या है, तो लाइसोसोम बनाती है गोल्गी बॉडी, है ना, वेसिकल्स बनाती है गोल्गी बॉडी। अच्छा, जो सेल वॉल होती है उसका सबसे आउटर लेयर जो होता है वो मिडिल लैमिला होता है, और मिडिल लैमिला बना होता है कैल्शियम पैक्टेट का। सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस तरीके से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बार बार बोल रहा हूँ, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है, तो याद रखेगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। अच्छा, वैक्यूल जो होता है प्लांट में बहुत बड़ा सा पाया जाता है, 70 से 92% एरिया जो होता है किसी भी प्लांट सेल में वैक्यूल ही कवर करता है। ठीक है, इस वैक्यूल में हर चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी भी ज़्यादा होता है, हर कचरा, हर एक मिनरल, हर एक चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जब भी प्लांट को ज़रूरत होती है सेल को तो ये देता है, वरना जाके इसमें सब कुछ स्टोरेज होता है। एक तरीके से आप कह सकते हो डिपॉजिट बॉक्स होता है। तो एंडोमेम्ब्रेन में यही 4 पार्ट पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। अच्छा, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम लोग जो है टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, टोनोप्लास्ट होती है। और जो न्यूक्लियस होता है जिसके किनारे किनारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, तो याद रखना, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जहाँ एब्सेंट होता है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग कहते हैं। तो राइबोसोम रहेगा तो वहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपसे। जो राइबोसोम होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, खास करके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कंटिन्यूअस होता है, एक्सटेंसिव होता है, लगातार होता है, न्यूक्लियस को लगातार घेरा रहता है। और जो स्मूथ वाला होता है, जो कि लिपिड बनाता है, जिसके पास राइबोसोम नहीं होता है, वो इरेगुलर होता है, हर जगह नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कौन रेगुलर होता है कौन इरेगुलर होता है ना। गोल्गी बॉडी के बारे में बहुत कुछ बताया मैंने आपको। गोल्गी बॉडी जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करती है। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं,
है ना। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। तो ग्लूकोज जो होता है जब जाके हर चीज़ से अटैच हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। लाइसोसोम जो होता है उसे बहुत तरह तरह के मोर देन 60 है ना तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले कार्बोहाइड्रेसेस, प्रोटीन को पचाने वाले प्रोटीएसेस, लिपिड्स को पचाने वाले लाइपेसेस, सब वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। और लाइसोसोम जो होता है कई फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो कह सकते हैं लाइसोसोम जो होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर शो करता नज़र आता है ना, इस तरीके से। तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट है ना, और न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियस के पास, और दोनों न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ठीक है, जो कि 10 से 50 नैनोमीटर होती है। और कभी कभी ये जो दोनों मेम्ब्रेन होते हैं कहीं कहीं जो होते हैं आपस में इंटरैक्ट होते हैं, है ना, वहाँ पर न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन होता है, जिससे न्यूक्लियस की कोई भी चीज़ न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सके और साइटोप्लाज्म में से कोई चीज़ न्यूक्लियस में जा सके। तो इस बात को भी आप याद रखना। तो बस आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वॉल्यूम का आप वेट करें, ज़रूर सारे वॉल्यूम को रिपीट मोड में सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।